जो बालों की समस्या के लिए मेरे पास आते हैं, लाख वो तेल लगा ले, लाख शैम्पू यूज़ कर ले, पर अगर वो डाइट में सुधार नहीं करते हैं तो बालों का झड़ना, टूटना, बालों का सफ़ेद होना नहीं रुक पाएगा। दवा कंपनियां हैं जो इसको बेचती हैं, एलोपैथिक दवाइयों को, ये उनके ऊपर आरोप है। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा बताना प्रारंभ कर देती है। एक प्रॉपर ये विज्ञान ही है। लोगों का विचार ये है कि जो इतने सालों से, जो हज़ारों सालों पहले बातें लिखी गई थी, वो आज किस तरह टिकी रह सकती हैं। शरीर वही है, तो जो चीज़ समय द्वारा परीक्षित है, जो समय टाइम टेस्टेड है, वो गलत होने के चांसेस बहुत ही कम। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। आज मेरे साथ हैं कंटेंट क्रिएटर और आयुर्वेदा के एक्सपर्ट डॉक्टर रोबिन शर्मा। आज हम उनसे बात करेंगे और आयुर्वेदा के बारे में कुछ ज्ञान लेंगे, क्योंकि ये पॉडकास्ट होने वाला है थोड़ा सा हटके और जिससे आपको मिलेगी थोड़ी सी नॉलेज। तो हेलो रोबिन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छा। तो आप सोशल मीडिया, मतलब आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं, और सोशल मीडिया पे कैसे आप आए? मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करना काफ़ी पसंद है और लगभग 2017 से ही मैं ट्राई कर रहा था डिफरेंट तरीक़ों से वीडियो बनाकर या फिर और अलग अलग टॉपिक पर। और पिछले 4 या 5 सालों से, लगभग 2019 से मैंने आयुर्वेद के ऊपर वीडियो बनाने स्टार्ट किए। ये सोचा कि क्यों मैं अलग अलग डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, क्यों ना अपनी फील्ड के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। तो 2019 से ही फिर मैंने आयुर्वेद के ऊपर वीडियो बनाने प्रारंभ किए थे। यूट्यूब से ही हुआ था स्टार्टिंग सब। ओह नाइस। सो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है आयुर्वेदा की एक्चुअल हिस्ट्री क्या है? आयुर्वेद के जो ग्रंथों में लिखा गया है कि आयुर्वेद का कहीं से भी वो पैदा नहीं हुआ है, उसका जनन नहीं हुआ है, उसका केवल स्मरण किया गया है। आयुर्वेद के जितने भी चरक संहिता या सुश्रुत संहिता या काश्यप संहिता, जो भी मेन ग्रंथ है, उसके अंदर बताया गया है कि इसका सर्वप्रथम स्मरण ब्रह्मा जी ने किया था, और फिर उसके बाद दक्ष प्रजापति, आगे चल के अश्विनी द्वय, फिर इंद्र, और फिर आगे इसी तरह ये आयुर्वेद के विषय में आगे आगे नॉलेज आगे बढ़ती गई। और अपने देश से कैसे इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है विदेशों में भी कुछ पार्ट में मानते हैं आयुर्वेदा को। देखिए, मैं ना तो आयुर्वेद को किसी देश से जोड़ना चाहूँगा, इवन अपने देश से भी नहीं जोड़ना चाहूँगा, और ना किसी धर्म से जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ब्रह्मा जी जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, जब उन्होंने स्वयं स्मरण किया है उसका, तो केवल एक देश विशेष के लिए, एक धर्म विशेष के लिए तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये जी। हो। ये सभी के लिए, संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के लिए है। तो मेरे हिसाब से हर किसी ने अपने तरीके से इसे अपनाया है। चाइना की तरफ जाएंगे चाइनीज़ मेडिसिन्स, या फिर आप यूनान की तरफ जाएंगे, वहाँ पे यूनानी दवाइयाँ, लगभग सभी ने इसको किसी न किसी तरह से अपने तरीके से मॉडिफाई करके अपने तरीके से यूज़ किया है। लोग, जैसे अभी नई जो पीढ़ी आ रही है, वो मुझे लगता है इतना आयुर्वेदा को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ये समय के साथ होता ही है। आप जिस चीज़ के बारे में बार बार लोगों को बताओगे, जिस चीज़ का अधिक प्रचार प्रसार होगा, लोगों को लगेगा कि वही अमृत है, चाहे अमृत कहीं और क्यों ना छिपा हो। अब आज के समय में आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति एलोपैथ जिसे कहा जाता है, उसके विषय में इतना अधिक प्रचार प्रसार किया जाता है। हमारी सरकार लगभग अपना 95 से 97% फंड केवल वहीं पर लगाती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कंडीशन में जब आपको ना पैसा मिले, ना और चीज़ें डेवलपमेंट की ठीक जगह भी ना मिले, तो ग्रोथ थोड़ी कम होगी। लोगों को एक्सेप्ट करने में भी थोड़ी परेशानी होगी।
सो मार्केटिंग का खेल है आपका मतलब। बिल्कुल, मेरे तो हिसाब से यही है। अब जैसे जैसे इस विषय पे ये कंटेंट वगैरह मैंने बनाना स्टार्ट किया, मेरे जैसे बहुत से लोगों ने बनाना स्टार्ट किया, तो मैं देख रहा हूँ कि ख़ास तौर पे कुछ समय के साथ भी, अब कोविड के बाद से ये समय का खेल हुआ, और ये सब चीज़ें साथ में मिलके आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी तेज़ी के साथ लोगों का रुझान आयुर्वेद या फिर नेचुरल पद्धति की तरफ हो रहा है। कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे नुस्खे भी आए हुए थे कि आप ये सूंघिए, आप ये करिए। आई डोंट नो कि वो इफेक्टिव थे या नहीं थे, बट थे तो आयुर्वेद से ही कुछ। सो एलोपैथी और आयुर्वेदा में मेन डिफरेंस क्या है, और क्या एलोपैथी में तो साइड इफेक्ट होते हैं, सबको पता है, कि आयुर्वेदा में भी साइड इफेक्ट होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं। दरअसल एलोपैथ में समस्या के ऊपर काम किया जाता है, जबकि आयुर्वेद में समस्या के कारण के ऊपर काम किया जाता है। एलोपैथ में समस्या को दबाने के लिए काम किया जाता है, आयुर्वेद में समस्या को समाप्त करने के लिए काम किया जाता है। तो रही बात साइड इफ़ेक्ट की, एलोपैथ की लगभग हर दवा के साथ कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट जुड़ा हुआ है, और मेरा ये मानना है इस संपूर्ण जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपना प्रभाव दिखा सकती हो, उसके दुष्प्रभाव संभव ना हो। अगर कोई ये कहता है कि आयुर्वेद में दुष्प्रभाव संभव नहीं है, आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट संभव नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। आयुर्वेद में भी साइड इफ़ेक्ट संभव है, आप किस तरह उसका प्रयोग कर रहे हैं ये निर्भर करता है। इसीलिए मैं बार बार अपने लगभग हर वीडियो में जो मेरे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है उसके अंदर मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी इवन सिंपल सी आप घरेलू मेडिसिन्स का भी अगर आप प्रयोग करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप किसी चिकित्सक के गाइडेंस में, आयुर्वेदिक डॉक्टर के गाइडेंस में आप उसका यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के रिज़ल्ट मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। लोगों में 3 बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एक स्किन की, जो पिंपल्स बहुत होते हैं, दूसरा बालों का झड़ना, तीसरा मोटापा। आयुर्वेद में है ऐसा कोई उपचार जो इन तीनों चीज़ों को समाप्त कर सके? देखिए, इन तीनों चीज़ों के लिए मैं अलग अलग बात करना चाहूँगा। स्किन की जो जनरली प्रॉब्लम होती है आयुर्वेद में प्रमुख तौर पे, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि ये हर जगह फिट बैठे, प्रमुख तौर पर पित्त दोष, भ्राजक पित्त दोष, आयुर्वेद वात पित्त कफ 3 दोषों पे काम करता है। उसमें पित्त दोष को भी 5 भागों में विभक्त किया गया है। वहाँ पर पित्त दोष का जो भ्राजक पित्त जिसे कहा जाता है, उसमें दोष उत्पन्न होने के चलते स्किन प्रॉब्लम पैदा होती है। और स्किन प्रॉब्लम से बचाव का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपना पेट साफ़ रखिए। अगर आपका पेट साफ़ है तो आपके 70 to 80% चांस अपने आप कम हो जाएंगे स्किन प्रॉब्लम होने के। अगर हैं भी तो वो भी बहुत हद तक कूल ऑफ होती हुई आपको दिखाई देंगी। रही बात बालों की जो समस्या है, अभी ख़ास तौर पे बालों की समस्या के पीछे आपका ब्लड सर्कुलेशन अगर स्किन पर अच्छे से नहीं हो रहा है तो बाल आपके कमज़ोर होंगे। बाल आपके स्वास्थ्य को दिखाते हैं, बाल आपके स्वास्थ्य को का एक आईना होते हैं। तो अगर आपके बाल अच्छे हैं तो ये माना जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है। तो बालों के लिए सबसे पहले, अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं या पॉल्यूशन में ज़्यादा रहते हैं तो इससे दूर रहिए, क्योंकि स्मोकिंग और पॉल्यूशन साथ में डायबिटीज़, ये 3 ऐसी कारण हैं जो ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का जो प्रवाह है हमारे जो लास्ट पार्ट हैं बॉडी के, वहाँ पर रोकने में, उसको कम करने के लिए। साथ में हेल्दी डाइट लीजिए। डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर केस में मैंने ये पाया है जो बालों की समस्या के लिए मेरे पास आते हैं, लाख वो तेल लगा ले, लाख शैम्पू यूज़ कर ले, पर अगर वो डाइट में सुधार नहीं करते हैं तो बालों का झड़ना, टूटना, बालों का सफ़ेद होना नहीं रुक पाएगा। हालांकि उसके बाद भी हो जाएगा, पर उस स्पीड ज़रूर कम की जा सकती है। साथ में बालों के लिए रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बालों के लिए बिल्कुल, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपकी जैसे जैसे इम्प्रूव होगा तो रेगुलर एक्सरसाइज आपका ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। और नींद भी अगर अच्छी ली जाए, मेंटल हेल्थ अच्छी रखी जाए तो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। ओके, सो
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी कि लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि लोग अपने अपने आइडियाज़ देते हैं कि खाना खाने से पहले पानी पी लीजिए या खाना खाने के बाद पानी पी लीजिए या पानी मत पीजिए, तो उस पे आपका क्या देखिए, opinion आयुर्वेद है? में कहीं पर भी ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि खाना खाने के बाद आपने पानी पिया तो वो जहर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये ये सदियों से ये स्टोरी टेलिंग का ही एक पार्ट होता है कि लोगों को उनकी आसान भाषा में, वो इस तरह की भाषा में बताया जाए कि वो समझ जाएं, वो उनके बात दिमाग में बैठ जाए। अगर उनको सिंपल ये बताया जाए कि आप अपना 1/4 पेट खाली रखिए, आप अपना ये खाना खाने से आप थोड़ा गैप रखिए, अगर वरना वज़न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती है। करेक्ट। इमोशंस के साथ उनके जब तक नहीं कनेक्ट किया जाए वो नहीं समझते हैं। दरअसल इसके पीछे रीज़न ये है, अगर आप खाना खाने से पहले पानी पीते हैं उसको अच्छा माना जाता है। उसको इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि उसके बाद आप ऑलमोस्ट फुल जैसा फील करेंगे, आप ज़्यादा खा नहीं पाएंगे। अगर किसी को वज़न कम करना है तो खाना खाने से पहले पानी पीना ठीक है। ओके। खाने के मध्य पानी पिया जा सकता है। हालांकि यहाँ भी अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत रखे हैं, पर एक मोटा मोटी ये है कि आप 1/3 सॉलिड फूड के लिए रखिए, 1/3 आप लिक्विड फूड के लिए रखिए और 1/3 आप खाली छोड़िए। ये आपका रूल होना चाहिए खाने में, तो आपकी अधिकतर समस्याएं, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं कम हो जाएंगी। वहीं खाना खाने के बाद जो पानी पीते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि वज़न बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए वो मना किया जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जब जब जिसका ख़राब हुआ है वो लगभग सभी शरीर के अंगों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। करेक्ट। सो या तो ये मिथ कह लीजिए या फिर फैक्ट कह लीजिए, आप ज़्यादा सही बताएंगे मुझे, कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं क्या उन पे इफ़ेक्टिव नहीं होता आयुर्वेद, कोई भी उपचार? इवन अल्कोहल का यूज़ आयुर्वेद में भी बताया गया है, पर इस दुनिया में ख़राब कहने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। इस दुनिया में सही कहने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। वो डिपेंड करता है आप किस तरह उसको यूज़ करते हैं। हालांकि मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, पर अल्कोहल का यूज़ बताया गया है आयुर्वेदा में। पर वो डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन क्या है, किस तरह की स्थिति में उसका प्रयोग। आप जब किसी भी चीज़ को मिसयूज़ करेंगे, उसका अति करने जाएंगे, तो वो समस्या करेगी। सो अगर बहुत सा मतलब, हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग को बचपन में बताया जाता था कि अगर जुकाम हो जाता है तो थोड़ा सा पिला देते थे, तो वो करेक्ट वे है पीने का, पिलाने का? उसके अलावा भी बहुत से विकल्प हैं। तो ओके। क्यों ज़बरदस्ती तलवार से आप अपनी सेव करने की कोशिश करें। करेक्ट। सो एक वर्ड होता है स्यूडो साइंस, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? छद्म विज्ञान। जी। तो बहुत से लोग आयुर्वेद को स्यूडो साइंस कह के पुकारते हैं, जबकि मेरी नज़र में एक प्रॉपर ये विज्ञान ही है। लोगों का विचार ये है कि जो इतने सालों से, जो हज़ारों सालों पहले बातें लिखी गई थी, वो आज किस तरह टिकी रह सकती हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या हज़ारों साल पहले लोगों के 2 की जगह 3 आँखें होती थी, या और शरीर वही है? तो जो चीज़ समय द्वारा परीक्षित है, जो समय टाइम टेस्टेड है, वो गलत होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर इतना ही गलत होती, अधिकतर एलोपैथिक डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मेटल्स का यूज़ किया जाता है, किडनी ख़राब हो जाएगी आपकी। 1800 या 1850 के बाद ही एलोपैथिक मेडिसिन्स, या 1900 की स्टार्टिंग में ही आई थी। तो उससे पहले तो सारे आयुर्वेद ही यूज़ करते थे। इस लॉजिक के हिसाब से तो पूरी मतलब इंडिया की आबादी ख़त्म हो चुकी होती अभी तक, अगर ऐसी बात होती तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट और रखना चाहूँगा। दरअसल मेरी नज़र में मैं एलोपैथ को स्यूडो साइंस कुछ कहीं ना कहीं समझता हूँ। ये एलोपैथ के ऊपर आरोप नहीं है, पर जो दवा कंपनियां हैं जो इसको बेचती हैं,
एलोपैथिक दवाइयों को, ये उनके ऊपर आरोप है। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा बताना प्रारंभ कर देती है। रेंटाडीन का नाम आपने सुना है? एसिडिटी में यूज़ होती थी। अभी हाल ही में उसके ऊपर WHO ने कहा है कि वो कार्सिनोजेन की श्रेणी में आता है, मतलब कैंसर पैदा करने के चांसेस उसकी रेगुलर यूज़ से हो जाते हैं। तो कल तक जिसको बहुत अच्छा अमृत का रूप एसिडिटी होगी, रेंटाडीन खा लो। आज उसके बारे में, क्योंकि वो साल्ट अब बिल्कुल उसके जो पेटेंट वगैरह है वो भी ख़त्म हो चुके हैं, अब दवा कंपनियों को कोई फ़ायदा नहीं, अब नया साल्ट लेकर आने के लिए वो इस तरह हेल्थ ड्रिंक को दुनिया भर की उसके अंदर चीनी मिलाकर बेचते हैं, उसको हेल्दी बनाकर लोगों को बेचा जाता है, बस अपने फ़ायदे के लिए वो इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं किसी भी चीज़ को ना तो अच्छा मानता हूँ ना किसी को बुरा मानता हूँ, वो डिपेंड करता है आप उसको किस तरह यूज़ करते हैं। करेक्ट। सो अभी आपने जैसे एसिडिटी का नाम लिया तो मुझे एक क्वेश्चन आया कि लोगों के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एसिडिटी की लोगों को, सो आयुर्वेद में उसका क्या उपचार हो सकता है? उपचार तो बहुत कुछ हो सकते हैं, निर्भर करता है कि एसिडिटी दरअसल यहाँ पर भी है ना, रोगी विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि उसको एसिडिटी की समस्या किस समय अधिक होती है। हालांकि मैं एक आपको ज़रूर ये ऐसा तरीका बताऊंगा कि कोई भी उसका यूज़ आराम से कर सकता है, पर एसिडिटी बहुत से कारणों के चलते हो सकती है, बहुत सी स्थिति में हो सकती है। कुछ लोगों को खाली पेट एसिडिटी होती है, कुछ लोगों को खाना खाने के बाद एसिडिटी होती है। तो डिपेंड करता है किस तरह। हालांकि एक मुलेठी नाम सुना होगा आपने, यष्टि मधु जिसे कहते हैं, उसको अगर किसी को भी एसिडिटी की समस्या है, गले से संबंधित समस्या है, ठंडी है दवा, वो प्रकृति उसकी शीतल होती है, पर उसके बावजूद गले के लिए बहुत लाभदायक होती है। आपकी एसिडिटी की समस्या को तुरंत वो दूर कर देगी। एक मुलेठी का टुकड़ा मुंह में रख के उसको धीरे धीरे चबाते रहिए, चूसते रहिए, आप पाएंगे कि है ना बहुत एसिडिटी में रिलीफ मिल रहा है। और साथ में औरतों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करती है, उनके स्किन पर ग्लो लेकर आने के लिए काम करती है। हालांकि आदमियों के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होती, पर इतनी नुकसानदायक भी नहीं होती है। सो बहुत ज़्यादा आजकल लोग काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी होती है। सो उसमें क्या आयुर्वेद का रोल है, कैसे उसको कम कर सकते हैं? देखिए, कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि है ना, जो समस्या का कारण है उसको ही कम किया जाए। पर जो लाइफस्टाइल है उसके चलते ये आज के टाइम में लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। तो अश्वगंधा का नाम लगभग सभी ने सुना ही होगा। अश्वगंधा बहुत ही अच्छी दवा है इसके लिए, जो माइंड को रिलैक्स करती है, माइंड आपको नींद अच्छी लेकर आने में हेल्प करती है। इसके अलावा खसखस, पॉपी सीड्स जिन्हें कहा जाता है, वो भी अगर कोई रेगुलर यूज़ करे तो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, पर जैसे मैंने बताया कि जिस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है उसका नुकसान भी संभव है अगर गलत तरीके से। ये दो मैंने ऐसी चीज़ें बताई जो बहुत हद तक सुरक्षित है। हालांकि गलत तरीके से इनको भी यूज़ करेंगे तो इनके भी दुष्प्रभाव संभव है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी। लोग लेकिन एलोपैथी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, आयुर्वेद की तरफ नहीं भागते हैं। वो मतलब ज़्यादा जो रुझान है वो एलोपैथी की तरफ है, तो वो मार्केटिंग भी हो सकती है। बट एक रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि आयुर्वेद में टाइम बहुत ज़्यादा लेती है आयुर्वेदिक दवा, तो इज़ इट राइट? समय तो हर चीज़ लेती है, ठीक है। एलोपैथ में भी आप डायबिटीज़ के लिए जाएं उनके पास, वो ये कहें कि है ना आपको पूरी उम्र लेनी पड़ेगी, वो समय नहीं ले रही, वो भी समय ले रही है। वो समस्या के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह की समस्या है, समय लेगी नहीं लेगी। रही बात टाइम लेती है, दरअसल मैंने जो बताया फ़ंड की आप इतनी कमी, अगर फ़ंड आपको दें वहाँ पे आयुर्वेद पे इन्वेस्ट करे सरकार या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं जो एलोपैथ से भी कमाल का रिजल्ट दे, जो आपको तुरंत लाभ भी दे, जो आत्यायिक चिकित्सा, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो उसको रिप्लेस कर दे। पर ये सारी चीज़ें एट लास्ट तो पैसा ही मूव करता है कि ना पैसा किस साइड उसको लेके जा रहा है। करेक्ट। सो क्योंकि अभी आजकल मार्केटिंग बहुत
ब्रॉड हो गई है और मार्केटिंग से अब सब कुछ हो रहा है और ऊपर से ऑनलाइन चीज़। सो अब मैं आती हूँ आपके कंटेंट क्रिएशन पे। जो आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें आपके नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं? आते हैं। तो आप उसको कैसे लेते हैं? आप रिप्लाई करते हैं उन लोगों को? किसी का मन मस्तिष्क से एक समान नहीं होता है। मैं जिस तरह चीज़ों को देखता हूँ, हो सकता है आप उस नज़रिए से उसे ना देखें। वो उनके विचार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कुछ उनसे सीखने को ही मिलेगा, क्या दिक्कत है, बोल लेंगे। उन अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन से आपको आपकी प्रोफेशन में थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है? जी बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। लोग जानते हैं, अब आपने बुलाया, वरना Correct. कौन बुलाता मुझे। सही बात है। तो फ़ायदा तो हुआ है। और इससे मुझे है ना एक फ़ायदा और हुआ है। लोगों के सामने नई चीज़ें रखने के लिए, लोगों के सामने ऐसी चीज़ें रखने के लिए जहाँ पे हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो उसके लिए मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है। तो कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, एक नया नज़रिया मिलता है। तो फ़ायदा तो है ही। अच्छा, मैंने आपका ये कंटेंट देखे हैं मैंने कई सारे। तो उसमें आप जब कोई भी उपाय बताते हैं तो उसमें प्रॉपर वो बताते हैं कि पहले ऐसे करना है फिर ऐसे करना है। तो वो आप खुद अपने घर पे पहले बनाते हैं तब उसके बाद कंटेंट क्रिएट करते हैं? चीज़ें मैं बनाता हूँ, कुछ एक चीज़ें जो पेशेंट्स को बताता हूँ वो हो जाती हैं। कुछ एक चीज़ें जैसे मैं कहीं से, अब सारी चीज़ें तो मैं ब्रह्मा तो हूँ नहीं कि सारी चीज़ों का मुझे अंतर्ज्ञान हो जाएगा। तो मैं बुक्स वगैरह से जहाँ से पढ़ता हूँ, तो वहाँ से मैं जो कुछ लेता हूँ, कुछ वहाँ से अपना थोड़ा सा वो चीज़ें वैसे रहती हैं। सो आपके इंस्टाग्राम पे 5 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं। सो अब आपको कोई सोसाइटी में सेलिब्रिटी वाला थोड़ा सा मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कोई पहचानता ही नहीं है। मैं अब बाहर निकल जाऊँ, कोई नहीं पहचानेगा। हाँ, कपड़ों की वजह से थोड़ा अलग दिख जाऊँ तो बात अलग है, कुछ नहीं। सोशल मीडिया एक अलग चीज़ है और रियलिटी एक अलग चीज़ है। जब तक आप एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे ना पहुंच जाओ, तब तक कोई मतलब नहीं है। आज भले ही मेरे 5 लाख इंस्टाग्राम पे, 7 लाख यूट्यूब और फेसबुक पे हैं, पर एक मैं मान लो किसी को बुलाऊं ना, तो मुश्किल से कोई 100-200 जो बहुत ही ज़्यादा वो होंगे। तो हर चीज़ को है ना सच्चाई के नज़रिए से थोड़ा देखना अच्छा रहता है। करेक्ट। सो ये है रोबिन शर्मा जी और इनसे हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी आयुर्वेदा के बारे में और अच्छा सा ज्ञान लिया। आप लोग भी लीजिए ज्ञान, और इनके जो छोटे छोटे नुस्खे उन्होंने बताए वो भी आप ज़रूर यूज़ करिएगा। सो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।